Welcome to my YouTube channel, myself Ravish Tiwari. In continuation, just I am explaining about the importance of MPF during cell cycle to promote cell division known as mitosis. What is the main significance of MPF during cell cycle? मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर जैसा हमने एक्सप्लेन किया था, ये दो चीज़ का बना हुआ है, ये भी बात आप जान चुके हैं। साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज क्यों एक्टिव होगा, क्यों इनएक्टिव होगा, इसकी भी जानकारी आपको हो चुकी है। एमपीएफ जीवन फेज में भी इंपॉर्टेंट है, एस फेज में भी इंपॉर्टेंट है और एम फेज में भी इंपॉर्टेंट है। ये तीनों फेज में अलग अलग एमपीएफ की भूमिका होती है और तब कहीं माइटोसिस की शुरुआत होती है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का कैरेक्टर है। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज कैरेक्टराइज्ड बाय माइटोसिस एंड व्हाट आर द मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म बिहाइंड इट, जस्ट इसको हम एक्सप्लेन कर रहे हैं ऑन मॉलिक्यूलर बेसिस विद द हेल्प ऑफ सम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एमपीएफ। एमपीएफ आरएनए और प्रोटीन सिंथेसिस को प्रमोट कर सकता है, यह करता है। सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए वो कौन सा एमपीएफ को यूज करता है, साइक्लिन डी, सीडीके4 और सीडीके6। ये कॉम्प्लेक्स आरएनए और प्रोटीन को जीवन फेज में बनाता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट एंजाइम कॉम्प्लेक्स है, एमपीएफ का कॉम्प्लेक्स है जो इस प्रोसेस को अंजाम देता है। एमपीएफ का दूसरा जो कॉन्सेप्ट है, कहिए कि एमपीएफ का जो दूसरा कॉम्प्लेक्स है जो डीएनए रेप्लिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वो है आपका साइक्लिन ए सीडीके2। ये दूसरे टाइप का साइक्लिन है। तो अब प्रश्न उठता है कि पहला साइक्लिन का क्या हुआ। ये डिग्रेड कर जाता है बाय यूबिक्विटिनाइजेशन। एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि अगर अनरिक्वायर्ड कोई प्रोटीन आपके सेल में है तो वो प्रोटीन लंबे समय तक नहीं रह सकता है। वो अपना काम खत्म करने के बाद उसको फिर डिग्रेड कर दिया जाता है, उससे अमाइनो एसिड्स को फ्री करा दिया जाता है और इस प्रोसेस को यूबिक्विटिनाइजेशन कहा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप वो प्रोटीन डिग्रेड होकर अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर से रीसिंथेटिक मैकेनिज्म में इंट्रोड्यूस हो जाते हैं। तो जो भी बने हैं वो डिग्रेड होते हैं, फिर नए बनते हैं। ये प्रोसेस चलता रहता है। तो डीएनए रेप्लिकेशन में साइक्लिन ए और सीडीके2 की भूमिका होती है। उसके ये एस फेज में होता है, ये जीवन फेज में होता है और माइटोसिस एम फेज का कैरेक्टर है। ये अब जो पॉइंट है, इट इज कन्फाइंड टू जीवन फेज, इट इज कन्फाइंड टू एस फेज, इसको सिंथेटिक फेज भी कहा जाता है, और इसको कहा जाता है इट इज कन्फाइंड टू एम फेज, जिसको हम लोग माइटोटिक फेज भी कहते हैं। ध्यान दें, इस फेज में एक अनदर ग्रुप है एमपीएफ का जो आसानी से पार्टिसिपेट करता है और वो ग्रुप है साइक्लिन बी और सीडीके1। ये इंपॉर्टेंट एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एक सेल साइकिल को कंप्लीट करके, एक सेल साइकिल को कंप्लीट करने के बाद समझिए कि पूरा ये जो जीवन SG2 जैसे खत्म हुआ, एक सेल को माइटोसिस डिवीजन में इंट्रोड्यूस करता है। डिवीजन में आने के पहले जैसे वो डिवीजन आएगा, इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस होता है ड्यू टू फॉस्फोरिलेशन ऑफ लैमिन्स प्रोटीन एसोसिएटेड विद द न्यूक्लियर लैमिना। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन this particular topic, nuclear lamina। जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है कि दिस इज द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन ऑफ अ सेल एंड दिस वन इज द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ जो है ये न्यूक्लियर लैमिना होता है, ये इंटरमीडिएट फिलामेंट है। ये इंटरमीडिएट फिलामेंट, इसको लैमिना कहा जाता है। ये लैमिना 3 प्रोटीन से बना होता है, लैमिन ए, बी और सी। लैमिन ए, बी और सी का न्यूक्लियर लैमिना बना होता है।
जो एंजाइम सेल साइकिल के क्रम में बनते हैं, वो एंजाइम जो खास तौर पर जो इस लैमिना में लैमिन्स को फॉस्फोरिलेट करता है, वो कॉम्प्लेक्स कहलाता है साइक्लिन बी प्लस CDK1। ये कॉम्प्लेक्स क्या करता है? फॉस्फोरिलेट करता है लैमिन्स। फॉस्फोरिलेशन, इसको फॉस्फोरिलेट करता है। जब फॉस्फोरिलेशन मतलब हुआ ऐसा प्रोसेस जिसमें किसी प्रोटीन पर फॉस्फेट का अटैचमेंट हो। जब लैमिन्स फॉस्फोरिलेट होगा तो उस कंडीशन में फॉस्फोरिलेशन के बाद लैमिना जो है डीपॉलीमराइजेशन होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर कर जाएंगे। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस होना कैरेक्टर है बिगिनिंग ऑफ माइटोसिस का। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कैसे डिसअपीयर करता है? दिस इज द फेनोमेना जिसके माध्यम से जैसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयरेंस हुआ, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन की बात शुरू होती है, जो फॉस्फोरिलेशन ऑफ कंडेंसिन्स पर डिपेंड करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विल बी, तो मैं बात कर रहा था बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट अबाउट द सेल डिवीजन। माइटोसिस होने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है रेप्लिकेशन ऑफ DNA और दूसरा इंपॉर्टेंट है डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जहाँ पर माइटोसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का डिसअपीयरेंस नहीं होता है। डायनोफ्लैजेलेट्स हुए, अब फंजाई में हुआ, ये देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ हम लोग बात करें ह्यूमन बीइंग के केस में हम लोग बात करें तो जब भी हम लोग माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो सारे प्रोसेस MPF के होने के क्रम में एक सबसे इम्पॉर्टेंट MPF लैमिन्स प्रोटीन को जब फॉस्फोरिलेट करता है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और ये प्रोफेज का खास कैरेक्टर है। इस प्रोसेस के दौरान एक और इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, दैट इज द कंडेंसेशन ऑफ क्रोमैटिन। और ये कंडेंसेशन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ फॉस्फोरिलेशन ऑफ कंडेंसिन बाय द सेम एंजाइम कॉम्प्लेक्स cyclin B CDK1। Now the condensation of chromatin, due to phosphorylation condensing protein, ये बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कंडेंसिंग प्रोटीन के फॉस्फोरिलेशन के बाद प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर, उसके बाद कंडेंसेशन शुरू हुआ। प्रोफेज के बाद का फेज आता है मेटाफेज, जिसमें इक्वेटोरियल प्लेट पर सारे चले आते हैं क्रोमैटिन, जो मटेरियल है क्रोमैटिड से सभी चले आते हैं। उसके बाद एनाफेज आता है, उसके बाद टेलोफेज आता है। फर्दर डिस्क्रिप्शन अगले लेक्चर में हम लोग करेंगे। दिस इज द एंड ऑफ माय टॉपिक। थैंक यू वेरी मच। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन।